आज हम 1855 के एक ऐसे आंदोलन पर नजर डालेंगे जो अक्सर 1857 के बड़े विद्रोह की छाया में कहीं छिप जाता है। हाँ, संथाल विद्रोह। बिल्कुल, संथाल विद्रोह। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस घटना के मुख्य बिंदुओं को एक लिस्ट की तरह पेश करते हैं। हाँ, मतलब तारीखें, नाम, कुछ घटनाएं। वही, बस सूखे तथ्य। हाँ, लेकिन आज हम इन तथ्यों को जरा परत दर परत खोलेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विद्रोह की आग कैसे भड़की, इसके नायक कौन थे और इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज की पहली लाइन कहती है कि इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हूल, ये शब्द क्या है? हूल संथाली भाषा का शब्द है। इसका सीधा मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस समय की पूरी भावना को दिखाता है। ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। फिर क्या था? ये सालों के शोषण के बाद एक सामूहिक चेतना का, कह सकते हैं, एक विस्फोट था। एक ऐलान था कि बस अब और नहीं। एक ऐलान? तो ये चिंगारी शुरू कहाँ से हुई? ये दस्तावेज हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें ले जाते हैं आज के झारखंड के संथाल परगना इलाके में, भागनादीह नाम का एक छोटा सा गांव। भागनादीह? हाँ, और कमाल की बात यह है कि इस विशाल आंदोलन की कमान किसी राजा या सेनापति के हाथ में नहीं थी। तो किसके हाथ में थी? 4 भाइयों के हाथ में, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। 4 भाई? हाँ। दस्तावेज में 30 जून 1855 की एक सभा का जिक्र है, जहां इन चारों को नेता चुना गया। बिल्कुल। सिद्धो को सूबा यानी राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। एक मिनट, ये तो उन्होंने अपनी सरकार ही बना ली। हाँ, एक पूरी समानांतर सरकार। राजा, मंत्री, सेनापति, हाँ, सब कुछ। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये असल में काम कर रहा था? ये दोनों था। एक तरफ ये ब्रिटिश राज की सत्ता को सीधी चुनौती थी। ये कहना था कि हम तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे कानून को नहीं मानते, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारे अपने नियम होंगे। और दूसरी तरफ ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, उन्होंने उसी दिन एक नारा भी दिया था, अपना देश और अपना राज। बिल्कुल, अपना देश और अपना राज। ये नारा तो साफ तौर पर बाहरी शासन के खिलाफ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज कहता है कि उनका गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों पर नहीं था। सही बात है। नारे में जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश करने की बात भी थी। तो असली दुश्मन कौन थे? देखिए, संथालों के लिए ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। अंग्रेजी हुकूमत तो दूर दिल्ली या कलकत्ता में बैठी थी। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में तो वो नहीं थे। रोजमर्रा की जिंदगी का शोषण करने वाले थे ये स्थानीय जमींदार और महाजन, जिन्हें वे दिक्कू कहते थे, मतलब बाहरी लोग। दिक्कू? और ये लोग करते क्या थे? ये महाजन एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था चलाते थे, जिसे कम्योटी कहते थे। कम्योटी? ये क्या था? आप ऐसे समझिए कि किसी संथाल ने जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा कर्ज लिया। ठीक है। उस कर्ज पर ब्याज इतना ज्यादा होता था कि वो कभी-कभी मूलधन चुका ही नहीं पाता था। ओ। नतीजा ये होता था कि उसे या उसके परिवार को जिंदगी भर उस महाजन के लिए बिना पगार के काम करना पड़ता था। एक तरह की बंधुआ मजदूरी। पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। आपकी जमीन गई, आपकी आजादी गई। और जब ये मदद के लिए पुलिस या अदालत के पास जाते होंगे, तब क्या होता होगा? पुलिस और अदालतें भी इन्हीं महाजनों और जमींदारों का साथ देती थी। पूरा का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था। तो जब निकलने का कोई रास्ता ही ना बचा हो, तब हूल ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसीलिए वो नारा सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरे शोषक तंत्र के खिलाफ था। अब समझ में आ रहा है कि गुस्सा इतना गहरा क्यों था। और ये सिर्फ पुरुषों का गुस्सा नहीं था। दस्तावेज में सिद्धू कान्हू की बहनों फूलो और झानो का भी जिक्र है। हाँ, और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ये इस आंदोलन के सामुदायिक चरित्र को दिखाता है। मतलब ये पूरे समाज का संघर्ष था। बिल्कुल, जिसमें महिलाएं बराबर की भागीदार थीं। वो सिर्फ घर पर बैठकर इंतजार नहीं कर रही थीं, बल्कि लड़ाई का सक्रिय हिस्सा थीं। और ये संघर्ष बहुत जल्दी हिंसक हो गया। दिघी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त, उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, और कुछ पुलिस वालों की भी। ये सत्ता पर सीधा हमला था। पुलिस उस समय ब्रिटिश राज और शोषकों के गठजोड़ का सबसे क्रूर चेहरा थी। तो एक दरोगा की हत्या करना एक तरह से संदेश देना था। सीधा संदेश कि अब हम तुम्हारे प्रतीकों से नहीं डरते, अब और अन्याय नहीं सहेंगे। और बात सिर्फ स्थानीय पुलिस तक रुकी नहीं। यहाँ एक हैरान करने वाली जानकारी है। 1855 में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हरा दिया था।
हाँ, ये सच है। रुकिए, उन्होंने ब्रिटिश सेना के एक मेजर को हरा दिया। ये तो कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये तो आमने सामने की लड़ाई थी। पूरी तरह से आमने सामने की। और ये विद्रोह की सबसे बड़ी शुरुआती जीतों में से एक थी। इसने न केवल संथालों का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि कलकत्ता में बैठे अंग्रेज अधिकारियों को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई छोटा मोटा आदिवासी उपद्रव नहीं है जिसे कुछ सिपाही जाके दबा देंगे। ये एक गंभीर सैन्य चुनौती है। हाँ, और इस हार का अंग्रेजों पर बहुत गहरा असर हुआ। डर का आलम ये था कि अंग्रेजों ने संथालों के हमलों से बचने के लिए पाकुड़ में एक खास तरह का किला बनवाया। किला पाकुड़ में? हाँ, जिसे मार्टेलो टावर कहते हैं। मार्टेलो टावर, ये क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प बात है। मार्टेलो टावर एक छोटा, गोल और बहुत मजबूत किला होता है, जिसे तोप के गोलों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा। अंग्रेजों ने ये डिजाइन मूल रूप से नेपोलियन के जहाजी बेड़ों से अपनी तटीय सुरक्षा के लिए बनाया था। नेपोलियन के खिलाफ? हाँ, अब सोचिए, वो एक नौसैनिक रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल भारत के अंदरूनी जंगलों में कर रहे थे। तीर कमान वाले लड़ाकों के खिलाफ? बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे संथालों की ताकत और उनकी संगठन से कितना ज्यादा डर गए थे। ये तो वाकई कमाल की बात है। और विद्रोह सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था, है ना? नहीं, ये आग बहुत तेजी से फैली। हजारीबाग में लूबिया माझी और अर्जुन माझी जैसे नेताओं ने कमान संभाली। और वीरभूम में गोरा माझी ने? हाँ, ये दिखाता है कि आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी थीं। सिद्धो कान्हो प्रेरणा थे, लेकिन हर इलाके में स्थानीय नेता उभर कर सामने आ रहे थे। तो एक तरफ संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया, अंग्रेजों को मार्टेलो टावर बनवाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि वे जीत रहे थे। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। फिर कहानी पलटी कैसे? इतनी बड़ी और संगठित ताकत के सामने वे आखिरकार कब तक टिक पाते? यही इस संघर्ष का दुखद पहलू है। ब्रिटिश साम्राज्य के पास संसाधन असीमित थे। हाँ, ये तो है। जब उन्हें खतरे की गंभीरता का एहसास हुआ तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। दस्तावेज में जनरल लॉयड का नाम है, जिसे इस विद्रोह को कुचलने के लिए ही भेजा गया था। और उनके पास आधुनिक हथियार थे? हाँ, आधुनिक राइफलें, बेहतर संगठन। उनके सामने संथालों के पारंपरिक हथियार जैसे तीर कमान ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। और सिद्धो कान्हो का क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया और बढ़ैत नाम की जगह पर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सबके सामने? हाँ, यह एक क्रूर संदेश था। मुख्य नेताओं को सबके सामने फांसी देकर अंग्रेज बाकी विद्रोहियों में डर पैदा करना चाहते थे। तो इसका मतलब सब कुछ व्यर्थ क्या? इतना बड़ा संघर्ष, हजारों लोगों का बलिदान? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। विद्रोह सैन्य रूप से भले ही कुचल लिया गया हो, लेकिन उसने ब्रिटिश प्रशासन को इतना हिला दिया था कि उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ बंदूक की नोक पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें वजह समझनी पड़ी। उन्हें संथालों के गुस्से की वजह को समझना होगा और प्रशासन में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, वरना ऐसी आग बार बार भड़केगी। तो उन्होंने क्या बदलाव किए? क्या सिर्फ कुछ दिखावटी सुधार थे? नहीं, ये बहुत ठोस और जमीनी बदलाव थे। दस्तावेज के मुताबिक 1855 में ही, मतलब विद्रोह के साल में? हाँ, उसी साल संथाल परगना नाम से एक नए जिले का गठन किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने संथालों के इलाके को एक अलग प्रशासनिक पहचान दी। और इसके बाद? इसके बाद भी सुधारों का सिलसिला चला। 1856 में एक नया पुलिस रूल आया, यूल रूल, ताकि पुलिस की मनमानी पर लगाम लगे। और सबसे बड़ा कदम? वो था 1872 का संथाल परगना बंदोबस्त नियम। इस कानून ने संथालों की जमीन को बाहरी लोगों यानी दिकुओं से बचाने का इंतजाम किया। मतलब अब उनकी जमीन कोई आसानी से नहीं छीन सकता था? हाँ, ये तय किया गया कि संथालों की जमीन आसानी से कोई गैर संथाल खरीद या बेच नहीं सकेगा। तो जिस शोषण के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए थे, उसे रोकने के लिए आखिरकार एक कानूनी ढांचा बनाया गया? बिल्कुल। तो एक तरह से विद्रोह भले ही हार गया, लेकिन उसका उद्देश्य काफी हद तक पूरा हुआ। उन्होंने अपने खून से अपनी जमीन के अधिकारों की कहानी लिखी। ये इस विद्रोह की सबसे बड़ी विरासत है। सही बात है। अब आते हैं नजरिए पर। हमारे दस्तावेजों में दो बहुत अलग-अलग विचार मिलते हैं। एक तरफ है कार्ल मार्क्स। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। कार्ल मार्क्स उस समय लंदन में बैठकर दुनिया भर के संघर्षों का विश्लेषण कर रहे थे। और उन्होंने संथाल विद्रोह पर भी ध्यान दिया। हाँ, और उन्होंने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति कहा, 1857 से भी पहले। प्रथम जनक्रांति, मार्क्स के लिए इसका क्या मतलब था? मार्क्स के नजरिए से यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था,
यह शोषक औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ आम जनता का, एक पूरे शोषित वर्ग का संगठित संघर्ष था। एक वैश्विक संघर्ष के हिस्से के रूप में। हाँ, उन्होंने इसे दास कैपिटल और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में जगह दी। और दूसरा नजरिया एक अंग्रेज प्रशासक का है, LSSO मूले। हाँ, और उन्होंने इसे क्या